Hello students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि क्या है आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि आज अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नरेशन टॉपिक अपने क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि नरेशन में देखो जैसे कि क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी को क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी क्या है अपन बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। और इसी के साथ क्या है रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वैल्यू रखता है। इसी के साथ 10th 12th के लिए भी ये क्या है 11th वगैरह के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या है कि नरेशन जो वर्ड है, अब भले ही आपको वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच दे दे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दे या फिर नरेशन दे दे, तीनों एक ही टॉपिक है, बट इसी को क्या है डिफरेंट डिफरेंट नाम से यूज किया जा रहा है। जैसे कि अपने नहीं होते घरों में क्या है, मान लो किसी का नाम रोहन है, कोई इसको कालिया बोलता है, कोई पीलिया बोलता है, तो इसी तरीके से इसका भी नाम क्या है ये अलग अलग नेम दे रखे हैं इसने। तो बात करते हैं अपने नरेशन की। नरेशन में क्या है इसका जो मेन होता है वो क्या होता है सुनाना। नरेशन मीन्स क्या होता है सुनाना। नरेट, टू नरेट मीन्स क्या होता है सुनाना। और एक होता है आस्क, आस्क मीन्स क्या होता है पूछना, से क्या होता है कहना, और टेल क्या होता है बताना। और एक होता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड क्या होता है किसी भाव से बात को कहना, कि भी किसी भाव से यानी कि इमोशंस के साथ क्या है बात को बोलना, किसी को एकदम कोई न कोई फीलिंग के साथ एक्साइटमेंट के साथ किसी बात को बोलना, तो वो क्या होता है एक्सक्लेम्ड होता है। तो बात करते हैं अपने इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन इट इज ए स्टेटमेंट दैट टेल समथिंग इन ए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वे। यानी ये क्या होती है एक स्टेटमेंट होती है जो कोई बोलता है, तो ये क्या है एक स्टेटमेंट है, तो जो कि क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में बोली जाती है। यानी कोई स्टेटमेंट है वो बोली है किसी ने, तो वो क्या हो जाएगा नरेशन हो जाएगा, जिसको क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में कैसे, जैसे कि मान लो इसमें क्या कोई स्टेटमेंट जो बोली जाती है, तो इसमें क्या होता है कि उसे दूसरे वे में बोलना, बट क्या रहेगा मीन सेम रहेगा, उसको बोलने का तरीका क्या कर दिया जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाएगा, बट बोलेगा वही चीज, वही जो सेम उसने बोली है, मीन वही निकलेगा जो पहले निकल रहा था, बट बोलने का क्या है थोड़ा सा जो वे है वो चेंज कर दिया जाता है। इसमें क्या है जैसे देखो कि जब हम किसी व्यक्ति के कहे हुए वाक्य को बताने या लिखने का काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं नरेशन बोलते हैं। और ये क्या है दो टाइप का होता है, फर्स्ट क्या होगा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। इसके बाद में दूसरा इसका टाइप क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा दूसरा जो इसका टाइप है। इसके बाद में बात करते हैं अपने डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि परिभाषा देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो कि जब वक्ता, वक्ता क्या होता है स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला होता है, कि मूल शब्द उसी रूप में लिखे जाते हैं और वे इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या होते हैं बंद होते हैं, उसे क्या है डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच क्या बोलते हैं। अब देखो जैसे कैसे, जैसे मान लो कि ही सेड, they are going to जयपुर, यानी कि वो कहाँ जा रहे हैं जयपुर जा रहे हैं। He said they are going to जयपुर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो यानी कि यहाँ पर क्या जब जो वक्ता यानी स्पीकर है उसके मूल शब्द जो उसने बोले हैं वही क्या है उसको क्या कोमा इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाएगा। यानी ये जो वर्ड्स है जो उसने क्या बोले हैं ये इसी को क्या बोलते हैं अपने डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसके बाद में इसकी पहचान देखो, आइडेंटिफिकेशन देखो क्या हो गया कि एक तो ये क्या है इन्वर्टेड कोमाज होती है उसके अंदर ये क्या होते हैं बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर है ना इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये। इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब से पहले कोमा आती है और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले क्या आएगी कोमा। जैसे कि ये देखो ये यहाँ पर क्या है कोमा है। इसके बाद में यहां पर क्या रिपोर्टिंग वर्ब के पहले नहीं बाद आएगी बाद, तो यहां पर ये वर्ब है
और वर्ब के जस्ट बाद क्या यूज हुई है, कोमा यूज हुई है, या थोड़ा सा आगे भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आ सकती है ये। इसके बाद में क्या होगा कि स्ट्रक्चर देखो, जैसे इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब होगी, फिर आगे हो सकता है ऑब्जेक्ट मिले या ना मिले, तो ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है आपको यहाँ पर। और इसके बाद में ये क्या है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में क्या होगा, ये बंद होगा सेंटेंस। तो ये क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, या मैं थक गया हूँ। अब मैं थक गया हूँ ना, तो ये देखो इसकी पहचान बन गई ना यहाँ पर। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या होगी, इसमें क्या है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में ये क्या होती है, क्लोज होती है। ऐसे ही शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा में क्या है, क्लोज है। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि अब देखो, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। यानी जो स्टेटमेंट उसने बोली है, जो स्टेटमेंट थी, जो कथन था, जो सेंटेंस था, उसी को क्या किया जाता है, इसके अंदर चेंज किया जाता है, बट उसका मीन वही रहता है, सेम ही रहता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, इसमें पहले तो देखो कि जब वक्ता के यानी स्पीकर के कहे हुए वाक्य का भाव अपने ही शब्दों में लिखा जाता है और इन्वर्टेड कोमास नहीं होते हैं, यानी कि जो स्पीकर है उसके जो भाव है, जो वो बोलना चाहता था, उसी को क्या कर रहा है, वो चेंज करके लिख रहा है, बट मीनिंग वही है, वर्ड्स कुछ डिफरेंट यूज होंगे, वहां पर स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होगी। तो वहां पर क्या, उसे क्या इन्वर्टेड कोमा में, और ये क्या इन्वर्टेड कोमा में यूज नहीं होता है, इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा नहीं आती है। तो इसकी भी पहचान है कि ये क्या इन्वर्टेड कोमा में नहीं आता है। इसके बाद में क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे दैट, इफ या वेदर या टू का यूज होता है इसमें क्या है, इन वर्ड्स का यूज मिलेगा आपको। इसके बाद में क्या, प्रोनाउन, टेंस और टाइम में क्या होता रहेगा, परिवर्तन यानी कि चेंज होता रहेगा। इसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन है, नाउन, प्रोनाउन। इसके बाद में टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट है तो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ऐसे टेंस और टाइम, जैसे दिस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, चेंज होगा। इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर देखो, जैसे सब्जेक्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या, कनेक्टर। कनेक्टर कैसे, जैसे कि टू मिल जाएगा, दैट मिल जाएगा, इफ मिल जाएगा, या कोई WH वर्ड मिल जाएगा। इसके बाद में क्या है, सेंटेंस मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, फुल स्टॉप मिलेगा हमेशा ही। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं मिलेगा आपको कभी भी। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही सेड टू मी, अब उसी को चेंज किया। देखो उसने पहले क्या बोला था कि ही सेड, ये सेंटेंस ऐसे था, आई एम टायर्ड, उसी को चेंज किया है। चेंज देखो कैसे किया है, यहां पर ऐसे इन्वर्टेड कोमा में ये क्या था, बंद था। अब यहां पर क्या है, ही है, वो ही का ही यूज हो गया। ये तो डायरेक्ट स्पीच थी। इनडायरेक्ट में देखो, अब यहां पर जो सेड टू है, यहां पर क्या है, सेड जो था, सेड का सेड यूज हुआ है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं कि सेड वगैरह है, सेड टू आ जाए तो किस में चेंज होगा, से आएगा तो किस में चेंज होगा, से आएगा तो किस में चेंज होगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। एक बार जस्ट इतना ध्यान दो कि सेड का सेड। इसके बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव किया तो दैट यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, तो यहां क्या यूज कर दिया, दैट। इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सॉरी यहाँ पर पैसिव में, तो यहाँ पर क्या कि अब इसमें क्या किया गया कि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर, और यहाँ पर क्या है कि आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, जो कि ये रहा। तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी ही है। और इज एम आर का पास्ट वॉज वर, ही के साथ वॉज वर में से क्या यूज हो जाएगा, वॉज यूज हो जाएगा। और टायर्ड का
टायर्ड। वही सेंटेंस है, अगर यहाँ पर थोड़ा नहीं क्लियर हुआ हो तो आगे जब अपने इनको चेंज करेंगे तो इनके अंदर रूल होते हैं, और इसके लिए ये कम से कम 3-4 टेबल होती है, वो सारी की सारी रीडिंग करने के बाद ही फिर ये पूरा क्लियर हो पाता है। ऐसे ही वो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सी टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी, यानी उसने मुझे बताया कि वो मेरी हेल्प करेगी। दोनों के अंदर वही पुराने वाला जो मीन है वही निकल रहा है, कोई डिफरेंट मीन नहीं है। हालांकि वर्डिंग चेंज हुई है, यहाँ पर वर्डिंग चेंज हुई है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया गया है, बट फिर भी क्या है, दोनों की जो लैंग्वेज है अभी भी वही है। पहले भी वो लड़की क्या है, मेरी हेल्प करने की बात कर रही थी, और पहले भी मैं पहले वाले सेंटेंस में भी मैं थका हुआ था। तो दोनों में अभी भी भले इनको चेंज कर दिया है सेंटेंसेस को, और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर दिया है, बट फिर भी दोनों के मीन क्या है, सेम के सेम है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इनमें क्या है, इनको चेंज तो किया जाता है बट इनका मीन क्या होता है, सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ टाइम या प्लेस, कि टाइम या टाइम वगैरह किससे चेंज होगा, डायरेक्ट वर्ड में, डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट वर्ड के बजाय डायरेक्ट स्पीच में लिख दो आप, इधर भी स्पीच, इधर इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट में क्या मिला आपको, नाउ मिला, तो इनडायरेक्ट में वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में होगा। टुडे है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, वो दैट डे। लेकिन ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स इसको उल्टा कर देते हैं। अगर मान लो दैट डे आ गया तो वो उसको टुडे में चेंज कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। टुडे आता है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, दैट डे में, बट दैट डे आ गया तो आप टुडे में चेंज नहीं करोगे आप इसको। ऐसे ही यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो यस्टरडे को आप किस में चेंज करोगे, द प्रीवियस डे या फिर द लास्ट डे, दोनों में से किसी में भी चेंज कर दो। ऐसे क्या है टमारो, टमारो को आप किस में चेंज करोगे, द नेक्स्ट डे में। ऐसे ही हैव किस में चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा। दिस किस में चेंज होगा, दिस 3 चीजों में चेंज होगा। दिस दैट में भी चेंज होगा, इट में भी चेंज होगा, और द में भी चेंज होगा। अब यहाँ पर देखना, बच्चों को सिर्फ ये वाला ही पता होता है, उनको इसका और इसका पता ही नहीं होता। वो आपको एग्जाम्पल जब करवाऊंगा मैं तब बताऊंगा कि कब ये इट में चेंज होगा और कब ये द में चेंज होगा। नेक्स्ट दीज है वो दोज में चेंज होगा, और लास्ट नाइट है तो वो किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। अगो है तो बिफोर में चेंज होगा। लास्ट टाइम है तो द प्रीवियस प्लस टाइम में चेंज होगा। ऐसे द नेक्स्ट टाइम आ जाए, नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए तो द फॉलोइंग प्लस टाइम में चेंज होगा। डे बिफोर आ जाए तो किस में चेंज होगा, डे आफ्टर में चेंज होगा। यस्टर नाइट आ जाए तो किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे में। और कम है वो ओपन इन मॉडल, जो मॉडल होते हैं ना उनमें क्या होता है, अक्सर किस में चेंज होता है, ये वो में चेंज होता है। नेक्स्ट देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अब बात करते हैं अपने टेंस की, कि कौन सा टेंस है वो किस में चेंज होगा। तो इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। एक चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट के जो टेंस है वो सेम ही रहेंगे, बट सेम रहने का मीन ये नहीं है कि वो चेंज ही नहीं होंगे। सेम रहने का मीन ये है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट का पास्ट में तो चेंज होगा, बट सेम जो टेंस रहेगा। सेम टेंस कैसे, जैसे मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, बट वहां इंडेफिनेट है तो इधर भी इंडेफिनेट रहेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। टेंस वही है, बस प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है वहां पर। देखो जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो इधर क्या हो गया, पास्ट हो गया, और यहाँ पर इंडेफिनेट है तो इधर भी क्या है, इंडेफिनेट ही है। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आगे
वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में वो चेंज होगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन बात करें अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट है वो सेम टेंस रहेगा, नो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही क्या चेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टेंस रहेगा, बस नाउन प्रोनाउन है वो चेंज होंगे। और इनमें चेंज वगैरह क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो क्या होता है जैसे कि V3 वगैरह ऑलरेडी होती है और इसके बाद में बी प्लस बीइंग क्या होते हैं, एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसीलिए इनमें क्या है कोई चेंज वगैरह नहीं होता इन दोनों में। और इधर क्या है इसमें बी ऑलरेडी होती है तो क्या होता है कि बी प्लस बीइंग एक साथ यूज नहीं हो सकते, जिससे मैं वो टेबल आगे इनका एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसके बाद में देखो फ्यूचर इंडेफिनेट है तो वो किस में चेंज होगा, फ्यूचर का कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, बस उनमें मॉडल जो है वो चेंज होंगे। जैसे विल वुड है, विल या सेल आ जाए तो वो वुड में चेंज होगा, बट 1% चांस होता है जब वो किस में चेंज होता है, शुड में। वो कब होता है, जब सजेशन या कोई मोरल ड्यूटी आती है तब वो शुड में यूज होता है, अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, वुड ही यूज करोगे। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस में वही है, विल सेल प्लस बी है तो वुड बी होगा, शुड वाला वो 1% चांस यही रहेगा सब में। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें विल सेल प्लस हैव है तो वुड प्लस हैव आ जाएगा, विल सेल है वो वुड में चेंज हो रहा है। इससे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें क्या होता है कि वुड हैव बीन आ जाएगा, वहाँ विल सेल प्लस हैव प्लस बीन होता है, यहाँ वुड हैव प्लस बीन आ जाएगा। और अब क्या किन कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता है, जब किसी भी भले ही फिर कोई भी टेंस हो, भले ही प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए या पास्ट इंडेफिनेट आ जाए या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी टेंस आ जाए, अगर सेंटेंस के अंदर ये चीजें दी हुई है, ये चीजें दी हुई है तो वहां पर उस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे कौन सी चीजें दी हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है मान लो, यूनिवर्सल ट्रुथ कौन सा होता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, ये मैंने आपको टेंस वाली क्लास में भी बताई थी कि सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, जो दुनिया में आप कहीं भी चले जाना वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रुथ ही रहेगा। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट में। अब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाना वो हमेशा ही ईस्ट डायरेक्शन में ही राइज होगा। तो ये क्या होते हैं, ट्रुथ होते हैं, तो इनको क्या प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं किया जा सकता। अब चेंज क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे, प्रेजेंट में भी ऐसे ही है, पास्ट में भी ऐसे ही है। ऐसे ही हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतों से जुड़े हुए जो भी फैक्ट है वो भी, उनमें भी कोई टेंस में चेंज नहीं होगा, फिर भले ही कोई टेंस हो इनमें टेंस में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि इधर देखो, सी सेड टू मी, वाई आर यू ईटिंग सो मच। इसमें देखो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और इधर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और बीच में ये क्या यूज हुई है, वर्ब यूज हुई है। इसी वर्ब को अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये यहाँ पर क्या विल सेल वगैरह इसके साथ मिल जाए आपको,
जैसे विल से या सेल से मिल जाए आपको। तो वहां पर क्या होगा कि आगे जो भले कोई भी टेंस हो, फिर भले कोई कंडीशन अदर फॉलो करे या न करे, वहां पर क्या होगा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे वुड, कुड, शुड, माइट, ought टू मिल जाए तो उसमें भी क्या, टेंस में नो चेंज, कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। आगे ये सभी एग्जांपल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। चेंज इन टेंस टेबल, अब उसी जो टेंस वाली टेबल है उसको एकदम अंदर से जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन की है। अब एक्सप्लेन कैसे किया है, जैसे देखो चेंज इन टेंस टेबल, डायरेक्ट में ये आएगा, आपको ये मिलेगा, और इनडायरेक्ट में आप इसको इसमें चेंज करोगे। जैसे देखो V1 प्लस एस या ई एस है, तो V1 प्लस एस या ई एस है, तो ये क्या किस में चली जाएगी, V2 में। अब V2 में क्यों जाएगी वो देखो, क्योंकि मैंने आपको टेंस के अंदर ये चीज बताई थी क्या, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये क्या है, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है। टेंस जब मैंने करवाए थे शेड्यूल में, सारी क्लासेस पढ़ी है, तो उसके कहाँ पर एस यूज होगा, कहाँ पर ओनली V1 यूज होगी, और कहाँ पर इसके साथ ES यूज होगा, और कहाँ पर IES यूज होगा, उसके अंदर मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको। तो ये क्या, उसकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग डिफाइन की हुई है मेरी, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, WH इंटेरोगेटिव की, और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर क्या है, डू डज प्लस V1 है, तो यहाँ पर V2 ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट की क्या है, अफर्मेटिव की ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ये अफर्मेटिव की ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ऐसे ही वहां पर डू डज मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि ये क्या है, यूज कई बार क्या यूज हो जाता है जेमिन वर्ब, तो वहां पर क्या है, वहां पर भी V2 यूज होगा। ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, डू नोट या डज नोट मिल जाए, उसके बाद V1 मिलेगी, तो इसको भी पास्ट में डू डज का पास्ट क्या होगा, डिड, तो डिड नोट V1 में हो जाएंगे। ये सारे के सारे कौन से हैं, इधर वाले पास्ट इंडेफिनेट, और इधर वाले इतने को कितने कौन कौन सी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। यानी यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा। इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो, नेक्स्ट जो टेंस है ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING यूज होता है, और इधर देखो इज एम आर का पास्ट वोज वर्ब हो गया, और V1 प्लस ING ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा ये। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट देखो, हैज हैव प्लस V3 कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस V3 कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और ये हेड प्लस V3 कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट में ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ये। इसके बाद में बात करते हैं अपने हैज हैव प्लस बीन प्लस V1, V1 के साथ क्या है, ING, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, तो यहाँ पर हैड बीन प्लस V1, V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट V2। V2 किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट में, एकमात्र टेंस होता है जिसमें V2 यूज होती है, और वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो देखो ये क्या पास्ट इंडेफिनेट है, तो यहां पर ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना, और पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3, तो ये इधर कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट डिड प्लस V1 वही है, पास्ट इंडेफिनेट, या डिड नोट प्लस V1 आ जाए, पास्ट इंडेफिनेट की है ये स्ट्रक्चर्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी हेड प्लस V3, हेड नोट प्लस V3, ये भी कौन सा है, पास्ट
परफेक्ट टेंस है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट अब पास्ट कंटिन्यूस देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा क्योंकि यहाँ वॉज वर प्लस V1 प्लस ING कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूस। तो इधर ये किस में चेंज होता है, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये चेंज होगा। ऐसे ही फ्यूचर वाले देखो, फ्यूचर में मैंने बताया था आपको मॉडल चेंज होगा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बता के आया हूं मैं कि विल सेल प्लस V1 आ जाए तो इसको आप वुड में चेंज करोगे, शुड भी आएगा बट वो रेयर चांस में, जहां मोरल ड्यूटी या सजेशन आ जाए वहां वो शुड आएगा, अदरवाइज वो आप आई और वी वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करोगे यहाँ पर। इसके बाद में विल सेल प्लस बी प्लस V1 के साथ ING जो यूज होगा, विल सेल प्लस बी प्लस V1 के साथ ING जो यूज होगा, यहाँ भी ये विल सेल है वो किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। और इसके बाद में बी प्लस V1 प्लस ING, टेंस वही है सेम ही, मॉडल में चेंज हो रहे हैं। इसके बाद में विल सेल प्लस हैव प्लस V3 वही है, किस में है, वुड में चेंज हो गया। और आगे हैव जो है वो हैव यहाँ है और V3 जो है वो यहाँ आ गया, तो आगे वो सारी चीजें सेम है, बट डिफरेंस क्या आया है कि विल सेल यूज हुआ है। विल सेल का पास्ट क्या होगा, वुड, हालांकि सेल का पास्ट शुड होता है, बट वो शुड कब यूज होगा, जब कोई मोरल ड्यूटी आ जाए या फिर कोई सजेशन आ जाए, कोई सुझाव आ जाए, तब शुड यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं सेल विल या हैव बीन प्लस V1 के साथ ING, तो यहाँ भी वुड प्लस हैव बीन प्लस V1 के साथ क्या यूज होगा, ING यूज होगा। नेक्स्ट देखो चेंज इन मॉडल्स, इसमें क्या चेंज होगा, आपने अगर आ जाए कैन प्लस V1 तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो इनडायरेक्ट में क्या चेंज करोगे, कुड प्लस V1 चेंज करोगे। इसके बाद में सेल प्लस V1 आ जाए तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, क्या वुड और शुड, दोनों कंडीशन फॉलो होगी, बट ये क्या है, शुड जो है वो ओनली 1% क्या होता है, यूज होता है, वो भी रेयर चांस में मोरल ड्यूटी या सजेशन होगा तब, अदरवाइज आप ओनली वुड ही यूज करोगे। इसके साथ V1 है तो V1 ही यूज होगी, और मॉडल के जस्ट बाद हमेशा V1 ही यूज होती है। इसके बाद में विल प्लस V1 है तो विल का पास्ट वुड है तो वुड प्लस V1 में चेंज होगा। ऐसे मे प्लस V1 है तो मे का पास्ट माइट है तो यहाँ माइट प्लस V1 में चेंज होगा। इसके बाद में मस्ट प्लस V1 है तो ये किस में चेंज होगा, हेड प्लस V3 में, क्योंकि हेड प्लस V3 में क्या होता है कि मस्ट जो है वो कंपल्शन को बताता है, कंपल्शन यानी कि ऐसा ही करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि आपके सामने कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो इसीलिए हेड प्लस V3 भी क्या है, यही कंपल्शन बताता है, तो यहाँ किस में चेंज होगा, ये हेड प्लस V3 में चेंज होगा। इसके बाद में करते हैं अपने प्रोनाउन टेबल की बात, और किसके अकॉर्डिंग, SON के अकॉर्डिंग, यानी कि S फॉर क्या होगा, सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज, कि कहाँ पर ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और कहाँ पर नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो पहले तो क्या है, फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जो स्पीकर जो बोलता है, और फर्स्ट पर्सन है कौन कौन सा, जैसे आई और वी जो है ये दोनों के दोनों कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, दोनों के दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे ये। इसके बाद में देखो सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर, और लिसनर कौन है, यू, तो यू जो है वो क्या सेकंड पर्सन है, और यू हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, चेंज होगा। इसके बाद में देखो थर्ड, क्या है थर्ड पर्सन कौन से है, ही, सी, इट, नेम या फिर दे, तो ये क्या थर्ड पर्सन है और इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको।
जैसे वहां पर एग्जाम्पल था, एक क्या एग्जाम्पल था कि ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं क्या थक गया हूं। अब थक गया हूं तो यहां पर ये ही जो है, ही और सेड जो था वो किस में चेंज हुआ था, टोल्ड में, अफर्मेटिव था। इसके बाद में क्या है कि अब देखो कोमा, इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव होगी तो क्या लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट यूज होगा। तो यहां क्या हो गया, दैट। इसके बाद देखो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, अब चेंज होगा। इसमें देखो आई है, आई क्या कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। तो यहां पर आई सब्जेक्टिव केस है तो ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वोज वर, तो ही के साथ वोज यूज होगा या वर, ही सिंगुलर है तो वोज भी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद में क्या है, V3 का V3 यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या चेंज हुआ है, ये जो प्रोनाउन है वो चेंज हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन होगा, आई भी आ जाए तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन मिले तो सेकंड पर्सन है कौन सा, यू, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बात करें थर्ड पर्सन की, ही सी इट नेम या दे मिल जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो जहां पर लिखा हुआ एज इट इज वैसा का वैसा वही नोट डाउन कर दो इसको। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब प्रोनाउन टेबल। अब प्रोनाउन टेबल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको केस के बारे में समझाऊंगा कि कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर ये टेबल आपको याद होगी तभी आप वहां पर क्या है इस चीज को समझ पाओगे, अदरवाइज आपके ऊपर से ही जाएगा फिर। तो देखो इसमें एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, जो मेन चीज है कि अगर अपना प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, तब तो लास्ट में जो इंफेटिव या रिफ्लेक्सिव केस है इसकी जगह इसको एक क्या बोलते हैं, इंफेटिव केस भी बोलते हैं, इंफेटिव केस भी बोलते हैं या रिफ्लेक्सिव केस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर लास्ट लेटर क्या है, सिंगुलर है, लास्ट लेटर, यानी इस केस में क्या होगा, अगर जो सब्जेक्ट है या जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो लास्ट में क्या लगेगा, सेल्फ। लेकिन जो प्लूरल है तो लास्ट में क्या लगेगा, सेल्व्स लगेगा। जैसे देखो इधर सेल्फ, सेल्व्स, सेल्फ, सेल्व्स लगे हुए हैं ना, तो इसी में इनके यहाँ पर सब ये क्या है, सिंगुलर है तो लास्ट में सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ है। इस तरीके से बता रहा हूँ। देखो 5 केस है, कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस, दूसरा पजेसिव केस। पजेसिव केस कौन सा होता है, जो अधिकार को बताता है हमारे। इसके बाद में कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद में प्रोग्रेसिव पजेसिव केस, फिर रिफ्लेक्सिव या फिर इंफेटिव केस। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई के केस देखो, आई जो है वो खुद सब्जेक्टिव केस है। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। आई सिंगुलर है और आई का पजेसिव केस है माई, अधिकार बताता है। जैसे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो मेरा इस पर क्या अधिकार है, तो पोजीशन बताता है। तो ये कौन सा हो गया, पजेसिव केस हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का मी है। और प्रोग्रेसिव पजेसिव केस कौन सा है, माइन है, यानी दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा ही है। इसके बाद में क्या है, रिफ्लेक्सिव या इंफेटिव केस क्या होता है, ये पजेसिव केस से ही बन रहे हैं इनके। तो आई क्या सिंगुलर है और यहां पर पजेसिव केस क्या माई है, और माई वहां पर आई सिंगुलर है तो लास्ट में सेल्फ लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, माई सेल्फ बन जाएगा। क्या बन गया, माई सेल्फ बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, इसका रिफ्लेक्सिव या पजेसिव केस बन जाएगा इसका। इसके बाद में बात करते हैं वी की। वी आपको पता है क्या, ये वी क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो लास्ट में क्या लगेगा, SELVES, यहां पर बताया हुआ है ना मेरा, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, SELVES लग जाएगा। तो देखो यहां पर वी के केस, पजेसिव केस क्या होगा, आवर, अस, इसके बाद में आवर्स एंड आवर सेल्व्स।
क्या बोलोगे इसको आप? आवर सेल्व्स बोलोगे। अब यहां पर यू वाला केस देखो आप, यू जो है यू, योर, यू, योर्स, और यहां दो केस कैसे बने हैं, योर सेल्फ भी है और योर सेल्व्स भी है, दो केस कैसे है। तो ये मैंने आपको टेंस वाली क्लास में बताया था, क्या बताया था कि यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये दोनों का रोल प्ले करता है। जैसे मैं बोल दूं कि यू आर ए स्टूडेंट, एक तो ये बोला मैंने, और एक बोला यू आर स्टूडेंट्स, वहां पर प्लूरल है, तो यानी कि दोनों का रोल प्ले करता है। तो जो यू जो है वो कई बार क्या है, सिंगुलर का रोल भी प्ले करता है, तो कई बार प्लूरल का रोल भी प्ले करता है। तो इसमें क्या है कि यहां पर इसका पॉजेसिव केस ये था, तो इससे यहां पर क्या बना दिया, योर सेल्व्स भी बन जाएगा और योर सेल्फ भी बन जाएगा। तो इसके दोनों केस बन जाएंगे, क्योंकि ये कभी सिंगुलर बन जाता है तो कभी प्लूरल बन जाता है। अब यहां पर अवर था तो अवर सेल्व्स बन गया। इसी केस को यूज कर रहा है पॉजेसिव केस को इंफेटिव केस बनाने के लिए या रिफ्लेक्सिव केस बनाने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं अपने ही की। ही एक क्या है, सिंगुलर है एक तो ये, और ऊपर से क्या है, ये बॉय वगैरह के लिए यूज होता है, लड़के के लिए यूज होता है, या जेंट्स वगैरह के लिए यूज होता है। तो वहां पर देखो ही, इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, और प्रोग्रेसिव पॉजेसिव केस हिज, और फिर वही है इंफेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, हिमसेल्फ। अब वहां तक तो क्या चल रहा था, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से, तो जो रिफ्लेक्सिव केस बना रहा था वो किसके बना रहा था, पॉजेसिव से। लेकिन यहां पर देखो इनके जो रिफ्लेक्सिव केस बना रहा है ना, वो यहां से बना रहा है थर्ड पर्सन के, यानी ऑब्जेक्ट से बना रहा है, हिम है ना, हिम के बाद क्या यूज किया है, सेल्फ यूज किया है। ऐसे ही हर है तो हर के बाद क्या किया है, सेल्फ यूज किया है। ऐसे इट है, इट के बाद क्या सेल्फ यूज किया है। और ऐसे देम है तो देम के बाद क्या यूज किया है, सेल्व्स यूज किया है, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो देखो ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ। तो यहां पर क्या है कि ही के केस हो गए। इसके बाद में बात करते हैं कि सी हर, हर्स एंड हर सेल्फ हो जाएगा। यहां पर ये ही सी क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर लास्ट में सेल्फ यूज हुआ है। इसके बाद में इट, इट्स, इट, ब्लैंक और इट सेल्फ, इसका ये वाला कोई केस नहीं होता है। हालांकि कई लोग इसको यूज कर लेते हैं, क्या यूज करते हैं, वो इट्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बट होता नहीं है रियल में। ये सेकंड ग्रेड में एक बार आया भी था, लेकिन ये केस नहीं होता इसका। तो देखो इट, इट्स, इट सेल्फ हो जाएगा। इससे दे प्लूरल है, तो दे, दियर, देम, दियर्स, देम सेल्फ। यहां पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगी इसकी स्पेलिंग, दियर। तो यहां पर क्या कि अब यहां पर क्या, दे, दियर, देम, दियर्स एंड देमसेल्व्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या थी, इसकी प्रोनाउन टेबल थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कंजंक्शन में चेंज कहाँ होगा। अब कंजंक्शन में कहा, जहां पर अपने कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर रहे थे ये वाली, तब मैं यूज किया था ना, मैंने दैट यूज किया था वहां पर। तो वो चीजें बता रहा हूं मैं इसके अंदर आपको कि दैट कहां पर यूज होगा। अब जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर क्या है, लेट्स से स्टार्ट हो रहा हो या लेट्स से स्टार्ट हो रहा हो। लेट्स का ही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, फुल में अगर आप इसको लिखेंगे तो लेटस ही है ये, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ही क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और यहां पर क्या, मैं, अगर मैं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या लास्ट में फुल स्टॉप मिलना चाहिए वहां पर। अब यहां पर आपको कई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पर ये इंटरोगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या WH इंटरोगेटिव है या WH इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो टेंस वाली क्लासेस है ना पीछे जो आपने लगाई हुई है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। वो लेक्चर आप अटेंड करके वहां से ये क्या क्लियर हो जाएगा आपको एकदम टॉपिक। तो अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव आ जाए तो या लेटस या फिर मे और फुल स्टॉप होना चाहिए उसके अंदर,
तब क्या है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा अपने यूज की थी इसको रिमूव करेंगे, तब क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। जैसे वहां बोला था ना मैंने कि ही सेड या ही टोल्ड दैट, ऐसे लिखा था ना मैंने, तो वहां दैट यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अफर्मेटिव था। इसके बाद में इफ या वेदर जो आ जाए तो वहां पर क्या यूज होगा कि इसमें सेंटेंस टाइप देखो ये कब यूज करोगे आप, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे तो इफ या वेदर का यूज कब होगा, जब सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो। और हेल्पिंग वर्ब में जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर हैज, हैव, हैड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये आ जाए। यानी कि सारे के सारे जो अगर मॉडल से आ जाए, क्योंकि सारे के सारे मॉडल अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। इसके बाद में क्या है कि या कोई अदर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और इसके बाद में क्या मिलेगा आपको, इनके बाद में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा वहां पर। तो यानी कि क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो वहां पर ये सेंटेंस टाइप हुआ। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो जो आप कोमा या इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे तो आप उसको रिप्लेस करके क्या यूज करोगे, इफ या वेदर यूज कर दोगे। वो मैं बताऊंगा आगे कि कहाँ इफ यूज होगा और कहाँ पर वेदर यूज होगा, क्योंकि इसमें भी कंडीशन होती है। WH वर्ड सेंटेंस, अगर मान लो जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा के जस्ट बाद क्या आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है। WH वर्ड जैसे व्हाट, हु, whom, whose, which, why, how many, how much, how many, who, what, when, where, why, और how long, how after, और इनके बाद भी क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब जब इनके बाद भी क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो ये क्या है, जब इसमें जब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो ये वर्ड सेम के सेम ही यूज होंगे। फिर वहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके कोई अदर वर्ड यूज नहीं करना है अपने को। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस जब करेंगे तो टू कब यूज होगा। टू में देखो आप, पहली कंडीशन जब V1 नो से स्टार्ट हो, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो V1 से स्टार्ट होता है, और इनके लास्ट में क्या मिलेगी, फुल स्टॉप मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आप कोई सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आप कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे तो क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। ऐसे ही अगर वो डू नोट या डोंट से स्टार्ट है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है सेंटेंस के, तो वहां पर भी आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रही है तो भी आप टू यूज करोगे, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है तो भी आप टू यूज करोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना आपको कि लेट के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो भी आप क्या कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करोगे तो टू यूज करोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा टेबल्स है इसी के अंदर, और अगर ये सारी टेबल आपको रिवाइज है ना तो इसके बाद में दिक्कत नहीं होगी किसी भी टॉपिक को अपने इसमें किसी भी सेंटेंस को अगर चेंज करना है तो इसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो फिर यही है कि ऊपर से ही जाता है फिर। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, ये चेंज देखो क्या कैसे होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज देखो कैसे होगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये मिल जाए इधर वाली तो सेंटेंस टाइप क्या होगा, और फिर इनडायरेक्ट में वो क्या बनेगा। तो इसमें देखो अगर आ जाए सीधा से आ जाए, और यानी डायरेक्ट वर्ब मैंने बताई थी ना अभी, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कि ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले क्या, जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा आएगी, यही बताया था 2 मिनट पहले। तो वहां पर क्या कि अब देखो अगर वहां पर वर्ब में जैसे सेड टू आ गया, टोल्ड टेल आ गया, तो वहां पर देखो अगर वो से है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो से का से ही रहेगा, नो चेंज। इसके बाद में अगर सेज है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव है तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें सेज ही रहेगा। लेकिन अगर इसके साथ क्या है, इनके साथ क्या लग जाए, टू लग जाए, जैसे यहाँ तो ओनली से था बट यहाँ क्या से टू है,
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्या है, किस में चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये टेल में चेंज होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अफर्मेटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इंटेरोगेटिव कौन सा है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कौन सा है, WH वर्ड कौन सा है, WH नेगेटिव कौन सा है, तो वो फिर आपको वही है कि टेंस वाली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। इसके बाद में अब वहां सेज था, लेकिन उसके साथ अगर टू लग जाए तो यहाँ पर क्या है, टेल्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एस नहीं है ना, तो इधर भी एस नहीं है, इधर एस है तो इधर भी क्या लग गया, एस लग गया। इधर देखो एस था तो इधर भी एस है, इधर एस नहीं है तो इधर भी एस नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेड की। सेड में अगर आप वो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेड में का सेड में ही चेंज होगा, यानी नो चेंज। अगर आ जाए सेड टू आ जाए, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। इसी से या सेज आ जाए और सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, फिर भले ही वो WH इंटेरोगेटिव हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा, तो ये किस में चेंज होगा, आस्क में चेंज होगा, आस्क। इसके बाद में सेड या सेड टू आ जाए और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो ये किस में चेंज होगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव होगा तो यहाँ पर सेड या सेड टू होगा तो वो आस्क में। ऐसे सेड या सेड टू है और सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच जो है वो लेट से स्टार्ट हो रही है। ये किससे स्टार्ट हो रही है, लेट से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या है, रिक्वेस्टेड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, रिक्वेस्टेड। इसके बाद में सेड या सेड टू आ जाए और ये क्या लेटस या लेटस से स्टार्ट है, तो वहां आप क्या यूज करोगे, रिपोर्टेड वर्ब में सेड या सेड टू की जगह सजेस्टेड टू यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, सजेशन देने के लिए किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अगर सेड या सेड टू आ जाए और सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव, वो इंपेरेटिव अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो V1 से स्टार्ट होगा वो इंपेरेटिव होगा, तो वहाँ पर आप फिर इनके रिप्लेस करके आप क्या लिखोगे, अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लिख दोगे, एडवाइस दे रहा है सेंटेंस के अंदर तो एडवाइस्ड लिख दोगे, सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड लिख दोगे, और कमांड दे रहा है तो कमांडेड लिख दोगे। इसके बाद में बात करते हैं सेट। ये क्या है, ये या सेट टू आ जाए और डू से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो वहां पर आप इनको रिप्लेस करके आप क्या यूज करोगे, या तो ऑर्डर या फिर कमांडेड यूज करोगे, या फिर ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड यूज करोगे। ऐसी सेट है, ये क्या है, डू नॉट, या जो सेंटेंस टाइप है वो क्या है, हाँ यहाँ पर डू नॉट या डोंट आ जाए, क्या मिले आपको, डू नॉट या डोंट मिले, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, फॉरबैडेड। फॉरबैडेड क्या होता है, मना करना, या ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड यूज करोगे आप सेड टू की जगह। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अगर सेड टू है, सेड या सेड टू है और वही है, वो पीछे वाला ही है, तो वो क्या है कि वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर एडवाइस्ड दे रहा है तो एडवाइस्ड भी यूज हो जाएगा, सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड यूज हो जाएगा। इससे ही नेक्स्ट देखो, अगर सेड या सेड टू है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी मे से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में क्या लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, तो वहां पर सेड या सेड टू की जगह पे आप ब्लेस्ड लिखोगे, ब्लेसिंग हो रही है तो आशीर्वाद जी वगैरह, विशिंग हो रही है तो विश्ड लिखोगे, कष्ट है, श्राप दिया जा रहा है तो कष्ट लिख दोगे, और प्रेड है तो प्रेड लिख दोगे, प्रार्थना वगैरह लिख दोगे आप। इसके बाद में बात करते हैं सेड या सेड टू और आगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी है तो हैप्पी, या फिर गे यानी खुशी होता है, सैडनेस दुख है तो सैडनेस बोल दोगे, सोरो बोल दोगे, ग्रीफ भी दुखी होता है, वंडर सरप्राइज है तो वंडर लिख दोगे, एस्टोनिश भी सरप्राइज ही होता है। तो जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो आप यूज कर दोगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जो इमोशंस यहाँ पर दी हुई है वो यूज करोगे आप। ऐसे सेड या सेड टू है और व्हाट मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच में आपको और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वंडर या एस्टोनिश, इन तीनों में से कोई यूज कर दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या कि क्योंकि यहाँ पर क्या सरप्राइज
सरप्राइजिंग ये क्या होती है, सिचुएशन होती है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, यानी कितनी ब्यूटीफुल कार है, तो वास्तव में एक सरप्राइज करने वाली चीजें होती है। तो वहां पर आप सेड को किस में चेंज कर दोगे, एक्सक्लेम्ड विद जो है, या सॉरी ये पीछे रहा, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वंडर या फिर एस्टोनिश में चेंज कर दोगे। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, सेड या सेड टू आ जाए और वहां पर क्या मिले आपको, हुर्रा, हिप हिप हुर्रा या फिर हैप्पी मूड मिले। ये क्या हैप्पी मूड को बताते हैं, ये हैप्पी मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आपको नहीं देखा होगा मैरिज वगैरह में, ठीक है, थोड़ा बहुत मुंड गार्ड मार के और क्या करते हैं वो हुर्रा इस तरीके से चिल्लाते हैं ना, तो ये क्या है, उनका मूड फ्रेश है, वो खुश है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ क्या है, हैप्पी मूड को बता रहा है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पी आगे यूज करोगे क्योंकि ये भी क्या होता है, हैप्पी मूड ही होता है। इसके बाद में क्या है, सैड या सैड टू। अब इसमें क्या अलास मिल जाए या ओ मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो ये क्या सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर सैडनेस या ग्रीफ, यानी दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो विद एक्सक्लेम्ड विद के साथ। इसी सैड या सैड टू मिल जाए और सेंटेंस के अंदर क्या मिल जाए आपको, आउच मिल जाए, तो ये क्या एक्सक्लेम्ड विद पेन या एक, यानी दर्द जब होता है तो अपने बोलते हैं ना आउच, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद पेन होगा। तो आज की क्लास में मैंने जितनी भी जो टेबल्स थी वो सारी की सारी एक्सप्लेन की और नेक्स्ट पार्ट में अपनी इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है जी।